डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर हाजिर हूं जिससे आपके पेपर में कंफर्म 5 नंबर आने वाला है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं वास्तव में तो आप इसे पढ़ के जरूर जाइएगा। मैं आपका समय नहीं लेना चाहूँगा, जल्दी जल्दी मैं क्लास को शुरू करता हूँ। चलिए, आज का जो हमारा सिलेबस है वो है कार्बोहाइड्रेट पर आधारित, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा जान लीजिए। देखिए भैया, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, याद रखिएगा, ऐसे सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या वे सभी कार्बनिक यौगिक जो जलघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं और जिनमें कम से कम एक असममित कार्बन होता है, जिनमें कम से कम एक असममित कार्बन होता है, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। मतलब सीधा सा बात, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, या तो जलवघटन के बाद एल्डिहाइड या कीटोन देना चाहिए, या तो जलवघटन के बाद एल्डिहाइड या कीटोन देना चाहिए, और उनमें कम से कम एक असममित कार्बन होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात, आपको कार्बोहाइड्रेट्स पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसके प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है भैया, तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको दो हिस्से में बांटा जाता है। तो आप पहले एक सारणी ऐसे बना लीजिएगा। अगर आप पेपर में लिखते हैं इस प्रश्न को तो भी आप सारणी बना सकते हैं, एग्जामिनर आपसे हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको ये बांटा जाता है दो भाग में। ठीक है, पहले को बोला जाता है शर्करा, शर्करा, और जो दूसरा होता है भैया, दूसरा देखिएगा, दूसरा जो होता है इसको बोला जाता है अशर्करा। ठीक है ना, याद रखिएगा, पहला शर्करा, दूसरा अशर्करा। उसके बाद जो शर्करा होता है वो बढ़ती है दो हिस्से में, एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है मोनोसैकेराइड, और एक होता है डाइसैकेराइड। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड। ठीक है ना, फिर याद रखिएगा, जो मोनोसैकेराइड है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है? एक होता है आपका एल्डोज, एक होता है एल्डोज, और एक होता है कीटोज। एक भैया होता है एल्डोज, दूसरा होता है कीटोज। और बाकी जो डाइसैकेराइड होते हैं वो आपके 9 प्रकार के होते हैं। कैसे? जैसे देखिएगा, इनका नाम होता है, एक मिनट, मैं डाई बोल दिया यहाँ पे, रुक जाइए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये भैया डाई नहीं है, डाई नहीं है, यहाँ पे ओलिगो लिखा जाता है, ओलिगो, ओलिगो, ये हो जाएगा ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगो जो है आपका 9 प्रकार का होता है। कैसे? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे चलता चला जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब उसके बाद जो आपका अशर्करा है भैया, अशर्करा, अशर्करा पे जरा आप फोकस करेंगे तो अशर्करा भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सम पॉलीसैकेराइड, एक होती है सम पॉलीसैकेराइड, और दूसरी होती है विषम पॉलीसैकेराइड। दूसरी जो होती है विषम पॉलीसैकेराइड होती है। ठीक है ना, ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा आप। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि जो अशर्करा है वो भी दो प्रकार की है, शर्करा जो है वो भी दो प्रकार की है। लेकिन जो आपकी शर्करा है वो दो हिस्से में बटी हुई है, एक मोनोसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड। पुनः मोनोसैकेराइड दो हिस्से में बटा हुआ है, एक एल्डोज और एक कीटोज, याद रखिएगा। उसके बाद जो आपका ओलिगोसैकेराइड है भैया, ओलिगोसैकेराइड वो आपका 9 प्रकार में है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे डेका तक। 10 से ज़्यादा, अगर 10 से ज़्यादा हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर 10 से ज़्यादा हो गया तो 10 से ज़्यादा हो जाती है अशर्करा, 10 से ज़्यादा हो जाती है अशर्करा, और 10 तक जो होती है वो शर्करा होती है, 10 तक, याद रखिएगा। अब देखिए, ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट का। पहले तो आप स्ट्रक्चर ऐसे बना लेंगे। अब उसके बाद हम लोग एक एक पे शुरू करेंगे। किस पे? शर्करा पे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे शर्करा पे। तो चलिएगा जरा, देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स को दो भाग में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग है? एक शर्करा है और एक अशर्करा है। मैंने आपको पहले बता दिया। अशर्करा को आप पॉलीसैकेराइड भी कह सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। अशर्करा को आप पॉलीसैकेराइड भी कह सकते हैं भैया, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अब आइए शर्करा की परिभाषा पढ़ते हैं। शर्करा की परिभाषा तो लिखेंगे आप, ये
ये क्रिस्टलीय, रंगहीन, ठोस तथा जल में विलेय और स्वाद में मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये क्रिस्टलीय, रंगहीन, ठोस, जल में विलेय तथा स्वाद में मीठे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। आप इसी का उल्टा याद करेंगे, आपको अशर्करा तैयार हो जाएगी। मतलब अक्रिस्टलीय, रंगहीन तो वो भी रहेगा, ठोस तो वो भी रहेगा, जल में अविलेय, अक्रिस्टलीय, रंगहीन, ठोस, जल में अविलेय और स्वाद में मीठे नहीं, स्वादहीन होते हैं। वो स्वादहीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मतलब इसी का उल्टा कर देंगे आप, आपको भैया तैयार हो जाएगा अशर्करा। मतलब रटने की जरूरत नहीं, शर्करा रटिए, आपकी अशर्करा तैयार। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, शर्करा में इसके दो प्रकार होते हैं, एक मोनोसैकेराइड, एक आपका ओलिगोसैकेराइड। तो भैया आपका मोनोसैकेराइड क्या है, देखिएगा। मोनोसैकेराइड ऐसी शर्कराएँ, लिखेंगे आप लोग, ऐसी शर्कराएँ जो जल अपघटन के बाद पुनः कार्बोहाइड्रेट नहीं देती हैं, जो जल अपघटन के बाद पुनः कार्बोहाइड्रेट नहीं देती हैं। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या कहलाती हैं? मोनोसैकेराइड कहलाती हैं। ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट होती हैं। ठीक है। उसका नीचे आप इंडिकेट में इसी के लिख सकते हैं कि इन्हीं के आपस में मिलने से ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। मतलब मोनोसैकेराइड के आपस में मिलने से ही ओलिगो और पॉली का निर्माण होता है, याद रख लीजिएगा। और इनका सामान्य सूत्र जो होता है, याद रख लीजिएगा, CnH2nOn होता है, जहाँ पर कार्बन की संख्या 3 से 10 तक हो सकती है। सबसे सरलतम जो आपका है, याद रखिएगा, सबसे सरलतम आपका आता है ग्लिसराइड। तो आपसे पूछा जा सकता भैया सरलतम शर्करा कौन सी है, तो 3 कार्बन वाली सरलतम शर्करा कौन सी है? 3 कार्बन वाली ग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? ग्लिसरल्डिहाइड। क्या भैया नाम इसका? ग्लिसरल्डिहाइड नाम है इसका। ठीक है ना, ये बात को अपने दिमाग में भर लीजिए, कूट के भर लीजिए। अब उसके बाद देखिएगा, जो आपके मोनोसैकेराइड हैं उसमें उपस्थित कार्बोनिल समूह, मैंने कहा ना एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं ना, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें कार्बोनिल यौगिक 2 प्रकार से हो सकता है ना हमारा, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो जिनमें कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड रूप का होता है वो एल्डोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? एल्डोज कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद जिनमें कार्बोनिल यौगिक कीटोन समूह वाला होता है वो कीटोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कीटोज कहलाते हैं। तो जरा आप देखेंगे इस बात को, यहाँ पे देखिएगा, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कार्बोनिल समूह की प्रकृति के आधार पर पुनः मोनोसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देखेंगे आप लोग। देखिए भैया, आ जाइए इधर, देखिए पुनः 2 प्रकार के होते हैं। देखिए मैं सब आपके पास लेके आया हूँ, अगर आप देख के पढ़ना भी चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मेरी बात को सुन के समझना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप। तो देखिए, ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डोज कहलाते हैं और कार्बन की संख्या के आधार पर इन्हें एल्डोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, उसके बाद एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। ठीक है। जैसे आप देखिएगा उधर DNA और RNA में राइबोस शर्करा पाई जाती है ना, वो पेंटोज शर्करा ही होती है। कौन सी होती है भैया? पेंटोज ही होती है। जरा इस बात को यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपका पेंटोज वाला लिखा है? नहीं भैया, पेंटोज वाला नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। चलिए इधर देखिए आप, इधर बढ़िए आगे चलिए। तो आप इसमें देखिएगा ध्यान से एक बार, क्या कहा गया आपको कि ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें आपका CHO समूह होता है वो एल्डोज कहलाते हैं, और इनके नाम के अर्थात इनके कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें एल्डोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज और एल्डोहेक्सोज आदि नाम दिया जाता है। 10 तक के कार्बन हो सकते हैं इनमें। उसके बाद देखिएगा, कीटोज की बात करते हैं। कीटोज ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें कीटो समूह उपस्थित होता है, कीटोज कहलाते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें भी देखिए, एल्डो की जगह कीटो लगा दिया, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज। अब आपका एल्डोज के उदाहरण में कौन सा है? ग्लूकोज भैया। एल्डोज के उदाहरण में आपका ग्लूकोज है और कीटोज के उदाहरण में फ्रक्टोज है। इसीलिए आप देखते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो एक ही होता है। क्या? C6H12O6।
परंतु संरचना में अंतर होता है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखा जाता है। इसीलिए दोनों को अलग अलग लिखा जाता है। ये बात को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। चलिए, तो ये हो गया आपका भैया एल्डोज और कीटोज। क्या हो गया? एल्डोज और कीटोज हो गया। अब उसके बाद आप आएंगे ओलिगोसैकेराइड पर। किस पर आएंगे? ओलिगोसैकेराइड पर आएंगे आप। तो ओलिगोसैकेराइड क्या है? ओलिगोसैकेराइड क्या है? तो आप बताएंगे ओलिगोसैकेराइड में कि ऐसे शर्कराएं या ऐसी शर्कराएं जो जल अपघटन के बाद 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड के अणु देती हैं। 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड के अणु देती हैं। देखिए, मैंने कहा ना, मोनोसैकेराइड जल अपघटन से फिर से कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा, लेकिन ये लोग ओलिगोसैकेराइड है, टूटेंगे तो 2 अणु से लेकर 10 अणु तक कार्बोहाइड्रेट देंगे, अर्थात मोनोसैकेराइड देंगे, क्योंकि मोनोसैकेराइड के मिलने से ही तो भी बनते हैं ना। याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड के मिलने से ही ये बनते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए चीनी ले लीजिएगा। चीनी, जैसे ही आप चीनी लेते हैं, आपका फॉर्मूला बनता है C12H22O11। अब जैसे आप इसका जल अपघटन कराते हैं भैया, जैसे आप इसका जल अपघटन कराते हैं, तुरंत ही 2 अणु बन जाते हैं। एक बनता है C6H12O6 और फिर बनता है C6H12O6। तो आपके दिमाग में आएगा ना, दोनों एक ही, तो क्यों अलग अलग लिख रहे हैं? क्यों अलग लिख रहे हैं? क्योंकि इनकी संरचना में अंतर है। ये भैया आपका ग्लूकोज, और अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज होता है वो एल्डोज का उदाहरण है, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज जो है आपका, फ्रक्टोज जो है भैया, वो कीटोज का उदाहरण है। किसका उदाहरण है जी? कीटोज का उदाहरण है भैया। किसका उदाहरण है? कीटोज का उदाहरण है। दिमाग में भर लीजिएगा इस बात को, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, अब उसके बाद आते हैं हम इधर। ओलिगोसैकेराइड पता चल गया ना क्या होगा? ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसी शर्कराएं जो जल अपघटन के बाद 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड अणु देती हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ये भी आपके जल में मिले और स्वाद में मीठे होते हैं। तभी तो चीनी जो है जल में मिले स्वाद में मीठी होती है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए भैया, आगे आ जाइए। अब आगे देखिएगा। अब हम जब बात करेंगे कि जो हमारे ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड को जल अपघटन के बाद प्राप्त, याद रखिएगा, जल अपघटन के बाद प्राप्त मोनोसैकेराइड अणुओं की संख्या के आधार पर, जल अपघटन के बाद प्राप्त मोनोसैकेराइड अणुओं की संख्या के आधार पर इनको कहा जाता है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड। इस तरह से नाम इनको दिया जाता है। जैसे इसमें पहला आता है आपका डाइसैकेराइड। तो अगर भैया आपसे कोई पूछा कि डाइसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात 2 मोनोसैकेराइड देते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे आपका इसके उदाहरण में आपका आ जाएगा, जैसे भैया आपका आ जाएगा सुक्रोज, जिसे आप लोग चीनी कहते हैं प्यार से, ठीक है ना, सुक्रोज के बाद आ जाएगा आपका माल्टोज भैया, जो आपका स्टार्च जिसमें पहले टूटता है वो माल्टोज ही होता है। और ये माल्टोज प्रॉपरली ग्लूकोज का बहुलक होता है, मतलब ग्लूकोज का द्विलक होता है, एक प्रकार से याद रखिएगा, ग्लूकोज का होता है। फिर उसके बाद सुक्रोज में तो आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज आपने पीछे देख ही लिया। माल्टोज के बाद आपका होता है लैक्टोज, जिसे आप दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसे आप दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, ठीक है, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। और इसको यहीं पे आप लिख लीजिएगा कि जो आपका ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो आपका लैक्टोज है, लैक्टोज किसके किसके मिलने से आपस में बनता है, तो मैं आपको बता दूं जरा भैया। लैक्टोज भैया, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, हो सकता है कि आपसे भूले भटके पूछ लिया जाए, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। लैक्टोज, तो ये आपके भैया डाइसैकेराइड हो गए। कौन हो गए? डाइसैकेराइड। 3 है आपके इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया 3, ठीक है ना, ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब उसके बाद ट्राइसैकेराइड भी होते हैं भैया। ट्राइसैकेराइड मतलब जो जल अपघटन के बाद 3 मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, जो जल अपघटन के बाद 3 मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। उसका उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसीलिए जो 4 देते हैं वो आपका टेट्रासैकेराइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? टेट्रासैकेराइड कहलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ओलिगोसैकेराइड होता है समाप्त। तो आप ओलिगोसैकेराइड में क्या लिखेंगे? ओलिगोसैकेराइड में आप लिखेंगे कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात 2 से लेकर 10 तक के मोनोसैकेराइड अणु देते हैं, क्या कहलाते हैं भैया? ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ये भी स्वाद में मीठे और जल में मिले होते हैं, तभी तो इनको शर्करा कहा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद इनके जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइड अणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड आदि कहा जाता है, ठीक है। चलिए भैया, अब आ जाएंगे हम लोग अशर्करा पर। तो अब आइएगा हेडिंग अशर्करा या पॉलीसैकेराइड। तो अशर्करा या पॉलीसैकेराइड क्या है? तो मैं आपको बता दूं
कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जलअपघटन के पश्चात, याद रखिएगा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जलअपघटन के पश्चात बहुत सारे मोनोसैकेराइड अणु देते हैं, पॉलीसैकेराइड या अशर्करा कहलाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये स्वादहीन होते हैं, जल में अविलेय होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं। अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, याद रखिएगा। और इनका सामान्य जो अणुसूत्र है C6H10O5N होता है। और इसके उदाहरण कौन है? स्टार्च है, सेलुलोज है और डेक्सट्रीन है, याद रखिएगा। और सम पॉलीसैकेराइड क्या है जी? सम पॉलीसैकेराइड कौन है? ऐसे पॉलीसैकेराइड जो जलअपघटन के बाद केवल एक ही प्रकार का मोनोसैकेराइड देते हैं, केवल एक ही प्रकार का मोनोसैकेराइड देते हैं, सम पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे भैया आपका स्टार्च है, वो केवल ग्लूकोज देता है टूटने के बाद। जो स्टार्च है भैया, स्टार्च देखिएगा, स्टार्च जो है, स्टार्च वो पहले आपका माल्टोज में टूटता है। किस में टूटता है भैया? माल्टोज में। और माल्टोज में टूटने के बाद ग्लूकोज में टूटता है। और कौन सा ग्लूकोज होता है ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे होता है भैया अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। इसको भी लिख लीजिएगा, नहीं तो कभी कभी यही पूछ लिया गया है कौन सा ग्लूकोज मिलता है आपका। अल्फा डी ग्लूकोज होता है, मैं एक बार कन्फर्म भी कर लेता हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है। ये बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद भैया आपका जो ग्लूकोज है, ये सेलुलोज जो सेलुलोज है, सेलुलोज भी टूटने के बाद डी ग्लूकोज ही देता है। सेलुलोज भी टूटने के बाद डी ग्लूकोज ही देता है, अर्थात ये भी केवल ग्लूकोज का बहुलक है। ऐसे जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन हमारे शरीर में पाया जाता है। देखिए, ये जो सेलुलोज है ये पौधों में पाया जाता है, और जो ग्लाइकोजन है हमारे शरीर में पाया जाता है। दोनों भैया ग्लूकोज के ही बहुलक हैं, दोनों ग्लूकोज के ही बहुलक हैं, ठीक है। और स्टार्च जो है वो भी पौधों में पाया जाता है, इसको हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं ऊर्जा की पूर्ति के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ग्लाइकोजन, हाँ भैया ग्लाइकोजन भी डी ग्लूकोज का ही है, ग्लाइकोजन भी डी ग्लूकोज का ही है। और आपका जो सेलुलोज है, सेलुलोज ये जो भैया आपका बीटा डी ग्लूकोज का होता है। किसका होता है जी? बीटा डी ग्लूकोज का। किसका होता है? बीटा डी ग्लूकोज का होता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब आ जाइए आपका विषम पॉलीसैकेराइड। विषम पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? तो ऐसे पॉलीसैकेराइड जो जलअपघटन के पश्चात अलग अलग प्रकार का, याद रखिएगा, जो जलअपघटन के पश्चात अलग अलग प्रकार का क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड देते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? विषम पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है आपका इनुलिन, जब भैया इसका जलअपघटन किया जाता है ना, तो ये प्रमुख रूप से फ्रक्टोज देता है, फ्रक्टोज, ठीक है। और सूक्ष्म रूप में, और जो है सूक्ष्म रूप में आपका ग्लूकोज देता है, तो अगर आपसे पूछा जाता भैया इनुलिन किसका बहुलक है, तो आप मोटे तौर पे फ्रक्टोज कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मोटे तौर पे आप क्या कह सकते हैं भैया? फ्रक्टोज कह सकते हैं। 1% की गलती नहीं है, टोटल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे देखा जाए। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने समझा दिया कि भैया कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, और उन 2 भागों को कितने भाग में बांटा गया है। तो अब आप सुनिए कि आपको लिखना कैसे होगा। मैं आपको यहाँ से शुरू में एक बार फिर से बता देता हूँ फटाफट के अंदाज में। देखिए, अगर आपसे पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट्स पर टिप्पणी लिखिए, तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, ठीक है। और ये 2 प्रकार का होता है, शर्करा और अशर्करा। फिर शर्करा की परिभाषा और अशर्करा की परिभाषा लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा शर्करा 2 प्रकार की होती है, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, छोड़ दीजिएगा, परिभाषा मत लिखिएगा इनकी। मैं बता रहा हूँ कहाँ से कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी परिभाषा लिखेंगे, इस हेडिंग के अंदर वाले की परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके अंदर वाले का नाम लिख देंगे। मतलब आप 2 हेडिंग अंदर तक प्रवेश करेंगे, उसके बाद आपको नहीं जाना है। उसके बाद अशर्करा का नाम लिख दीजिएगा, समपॉली और विषम पॉली, आपका काम हो जाएगा। अगर 5 नंबर में पूछा गया है तो भैया पूरा लिख दीजिएगा, समय रहेगा भर भर के लिखिएगा, लेकिन 2 नंबर में समय मत व्यतीत करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछा गया शर्करा किसे कहते हैं, शर्करा पर टिप्पणी लिखिए, तब आप शर्करा की परिभाषा लिखिएगा। शर्करा के बाद मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड की परिभाषा लिखिएगा, और फिर लिखिएगा मोनोसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिख के छोड़ दीजिएगा, एक एल्डोज और एक कीटोज। और फिर आपका जो ओलिगोसैकेराइड है, उसमें आप लिख दीजिएगा डाई और ट्राई, ओलिगो में लिख दीजिएगा डाई और ट्राई, नाम लिख के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद भैया कभी कभी आपसे केवल मोनोसैकेराइड ही पूछ लिया गया है,
तो अगर आपसे मोनोसैकेराइड पूछा गया तो आप पहले मोनोसैकेराइड की परिभाषा लिखिएगा, फिर एल्डोज की परिभाषा लिख के उसका उदाहरण लिख के संरचना बना दीजिएगा। एल्डोज की परिभाषा लिख के उसका उदाहरण लिख के संरचना बना दीजिएगा, और फिर कीटोज की परिभाषा लिख के उसका उदाहरण लिख के संरचना बना दीजिएगा। कीटोज की परिभाषा लिख के उसका उदाहरण लिख के संरचना बना दीजिएगा। मैंने एल्डोज का कहा ना आपका ग्लूकोज है, और कीटोज का मैंने कहा फ्रक्टोज है। कीटोज का मैंने कहा फ्रक्टोज है। ठीक है भैया, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जब अशर्करा अगर आपसे पूछ लेगा, अशर्करा तो वैसे अकेले पूछा नहीं गया है, अगर पूछ लिया गया तो क्या करेंगे, अशर्करा की परिभाषा, समपॉली की परिभाषा उदाहरण, और विषम पॉली की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए भैया, अब आप लोग जरा ग्लूकोज भैया की संरचना देख लीजिए। जो भैया हमारे ग्लूकोज हैं, जरा इनकी संरचना देख लीजिए। पहले मैं आपको ग्लूकोज की खुली संरचना बनाता हूँ। अगर आपसे भैया पूछा गया ग्लूकोज की संरचना बनाइए, तो आप टोटल खुली संरचना बना के छोड़ दीजिएगा। कैसे, देखिए CHO, फिर आपका आया CH, देखिएगा ध्यान से, और उसके बाद जब आप इसकी संरचना की बात करेंगे तो इधर साइड में आपका OH से शुरू होता है। मैं H नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, H को मैं हटा रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, देखिए पहला OH आपका इधर साइड में आता है, फिर आपका H इधर साइड में आता है। ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिर इधर H हो जाता है और इधर OH हो जाता है, फिर इधर आपका OH हो जाता है और इधर आपका H हो जाता है, और फिर इसमें इस साइड में OH होता है और इस साइड में H होता है, और लास्ट में लिखा जाता है CH2OH। तो मैं आपको एक बात बताऊं, यहीं से आपका डी ग्लूकोज और यल ग्लूकोज का अंतर होता है, जिसमें देखिए OH साइड, OH आपका दाहिनी साइड में होता है, दाहिनी साइड में होता है, वो आपका डी ग्लूकोज होता है भैया। कौन सा होता है, डी ग्लूकोज, याद रखिएगा। और अगर आप इसी OH को बदल के उधर कर दीजिए, मतलब OH इधर H इधर कर दीजिए, ठीक है। यही किस नंबर वाले को, इस 5 नंबर वाले को, याद रखिएगा, किस नंबर वाले को, 5 नंबर वाले को कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो रहेगा 5 नंबर वाला, उसी के आधार पे हम बताएंगे कि वो ग्लूकोज है, सॉरी डी है कि यल है। अगर इधर साइड में दाहिनी साइड में है तो डी है, और अगर बाईं साइड में है तो यल है। तो आप कहेंगे कि कैसे रटेंगे हम, तो देखिए डी और यल होता है, डी होता है, यल होता है। बस अगर आपसे डी यल विन्यास पूछा गया तो क्या लिखेंगे आप, कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें अंतिम असममित कार्बन, ये अंतिम असममित कार्बन है, अंतिम असममित कार्बन का जो OH है वो दाहिनी ओर होता है, वो डी ग्लूकोज, दाहिनी से डी होता है ना, डी से द होता है ना, तो दाहिनी ओर होता है, डी ग्लूकोज कहलाता है। और बाईं ओर होता है, बाईं ओर क्या होता है, लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट, तो यल ग्लूकोज कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, यल ग्लूकोज कहलाता है। तो ये हो गया आपका DL विन्यास। ऐसे अगर इधर लिख देंगे यल ग्लूकोज, उधर लिख देंगे आप डी ग्लूकोज, हो जाएगा ना, ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद देखिए क्या आप करेंगे आगे। अब आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये आपका ग्लूकोज की संरचना हो गई ये वाली, परंतु ग्लूकोज जो है इस रूप में नहीं रहता है। मैं जरा पीछे करता हूँ, इसको बैक करता हूँ मैं। ग्लूकोज जो है भैया इस रूप में नहीं रहता है, याद रखिएगा। ग्लूकोज रहता कैसे है, जरा मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लूकोज कहता है भैया मैं ऐसे नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो हमने कहा अच्छा ठीक है भैया, आगे बढ़ के दिखाओ क्या करोगे तुम। तो इसने कहा देखिए आप मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैंने कहा क्या करोगे। उसने कहा देखिए मैं अपना OH यहाँ से खींच कर इधर लाने वाला हूँ, ठीक है, और इस CHO की मैं संरचना बनाने वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है बना लो, कोई बात नहीं। तो उसने कहा अच्छा रुको तो जरा बनाता हूँ मैं। तो मैंने कहा देखिए चलिए, इधर CHO और यहाँ से आप हटा दीजिए OH को, ठीक है भैया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी संरचना को जब बनाया तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से संरचना को बना लिया उसने, सॉरी एक मिनट, देखिएगा C डबल बॉन्ड O और इधर कर लिया उसने H को, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ से जब वो अपना OH लेके जा रहा था इसके पास, OH इसके पास लेके जा रहा था, तो अपना जो H था ना, H, उस H को इसके पास भेज दिया। जैसे ही भेजा भैया वो तो अब बन गया OH। अब इस कार्बन को मिर्ची लग गई, कैसे, इस कार्बन का एक कम हो गया ना, इस कार्बन का एक कम हो गया, याद रखिएगा। अब देखिए जैसे ही वो गया वहाँ पे उसका एक कम हुआ, तो यहाँ से मैंने H हटा दिया और उस H को मैंने भेज दिया O के पास, और जैसे ही O के पास गया ना, यहाँ पे देखिएगा बॉन्ड टूटा और बना आपका सिंगल बॉन्ड। क्या बना भैया आप, सिंगल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना, और O के साथ आ गया H। मैं इसको अलग कलम से दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चले कन्फर्म। और जो ये H है यहाँ से भैया उठ के H भैया चले गए पीछे की साइड में, H भैया चले गए इधर साइड में, और ये कहे अब मैं देखो कार्बन के साथ आके जुड़ जाऊँगा, कार्बन का 4 बॉन्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये भैया आपकी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। तो आप कुछ मत करिएगा, टोटली खुली संरचना बनाइए। जो 5वें नंबर का OH रहेगा इसको उठाइए, टांग के उधर फेंक दीजिए, हो जाएगा ना, टांग के ले जाइए ऊपर वाले के पास जो CHO था
एक बंध तोड़िए, ओ जोड़िए, बना दीजिए संरचना। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद यहीं से आपका बन के आता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और एक आता है बीटा डी ग्लूकोज। एक अल्फा डी ग्लूकोज आता है और एक आ जाता है आपका बीटा डी ग्लूकोज, जो मैंने अभी पीछे लिखा भी हुआ था। ठीक है भैया, ये बात को ध्यान में रखिए। तो अब कैसे होता है अल्फा और बीटा में डेफिनेशन। जो आपका OH है ना, OH अगर दाहिनी साइड में है तो अल्फा, दाईं ओर है तो अल्फा। अगर यही OH को पलट के इधर कर दिया जाए, इसमें इसी OH को पलट के इधर कर दें तो वही हो जाता है बीटा। वही क्या हो जाता है, बीटा हो जाएगा ना। मतलब समझ रहे हैं आप कि सबसे पहले तो यहाँ का जो OH था ये वाला, ये गया वहाँ पे बंध बनाने के लिए। अब जो यहाँ पे O से OH बन गया बेचारा, O से OH बन गया, ये अगर उधर साइड में घूम के चला जाए, मतलब अभी ऐसे ना, ऐसे हो जाए इधर साइड में, तो उधर साइड में हो गया तो वो हो गया बीटा। ठीक है, इधर साइड में अल्फा, उधर साइड में बीटा। और इस फॉर्मूले को जानते हैं, दोनों बनाइएगा आप, दोनों बनाइएगा। अगर आपसे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पूछ लिया गया तो दोनों बनाएंगे आप। और इस फॉर्मूले को बोलते हैं ना फिशर फॉर्मूला, फिशर प्रक्षेपक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बोलते हैं फिशर प्रक्षेपक फॉर्मूला। ठीक है भैया, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इस फॉर्मूले को बोलते हैं फिशर प्रक्षेपक फॉर्मूला। ठीक है, देखिए यही चीज़ आपको इधर दिख रही है, यही चीज़ इधर दिख रही है आपको। कहाँ गए भैया, हाँ ये देखिए, देखिए ये 5 नंबर वाला गया ना, 5 नंबर वाला देखिए यहाँ से गया है, ये गया ऊपर, यहाँ से बॉन्ड बनाया, देखिए यहाँ पे बनाया। OH अब इधर साइड में है ना, देखिए इसका नाम क्या लिखा है, अल्फा डी ग्लूकोज लिखा है ना। उसके बाद दूसरा देखिएगा इधर साइड में, यहाँ पे देखिए OH इधर चला गया ना, इसका नाम हो गया बीटा डी ग्लूकोज। क्या नाम हो गया, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज हो गया। भैया समझ में आ गया कि नहीं, बोलिए, क्लियर कट एकदम कन्फर्म, बोलिए समझ में आ गया ना। चलिए अब उसके बाद ये तो आपका फिशर फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर यहीं से कहा नाना भैया हमको बना के दिखाओ पाइरेनोस संरचना, कौन सी संरचना बनाओ, पाइरेनोस संरचना बनाओ ग्लूकोज की, पाइरेनोस। तो हमने कहा कोई ना, डरो मत, क्या करेंगे हम, बोलिए। हम करेंगे ये कि आपको एक चक्र बनाना है, किसकी तरह, बेंजीन रिंग की तरह। कैसे, देखिए आपको बनाना है अगर, तो मैं आपको ज़रा ग्लूकोज की संरचना एक बार पहले बना देता हूँ, फिर इसको बनाता हूँ। देखिएगा COH, फिर COH, आपका इधर H और आपका इधर H, फिर यहाँ पे आपका CHOH, फिर COH और फिर यहाँ पे H, 5वें नंबर का C यहाँ पे लेके गया अपना ऑक्सीजन को और यहाँ से बनाया ऊपर, और लास्ट वाले को इधर बेचारे को छोड़ दिया CH2OH। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इधर साइड में जोड़ दिया H। तो आप ज़रा देखेंगे, इधर है आपका दायां ओर और इधर है आपका बायां ओर। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद आप जब इसकी पाइरेनोस संरचना बनाने जाएंगे तो पहले आप इस तरह से एक बेंजीन रिंग की तरह संरचना बना लीजिएगा, बड़ी सी। ठीक है भैया, ये देखिए, ये जो 5 कोने आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये सब कार्बन के हैं, ये सब कार्बन के हैं। और जो आपको 6वां कोना दिख रहा है भैया, ये ऑक्सीजन का है, क्योंकि चक्र में देखिएगा 5 ही कार्बन है। चक्र में देखिएगा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, नीचे वाला चक्र में नहीं है। इस चक्र में इन्होंने कर दिया O को, इस चक्र में इन्होंने लिख दिया O को, और बाकी के 5 कोने पर हो गए कार्बन, बाकी के 5 कोने पर हो गए कार्बन। ठीक है भैया, तो जो समूह आपको इस साइड में दिखा था, बाएं साइड में, जो समूह आपको बाएं साइड में दिखा था ना, जो समूह आपको बाएं साइड में दिखा वो आपका रहेगा ऊपर, और जो समूह दाएं साइड में दिखा वो रहेगा नीचे। ऐसा इनका मानना था। तो जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कहाँ गया ये वाला, देखिए इधर दायां साइड है, इधर बायां साइड है। तो दायां वाला देखिए नीचे है, बायां वाला ऊपर है। फिर देखिए इधर नीचे है, इधर ऊपर है। फिर इधर देखिए दायां वाला नीचे है, बायां वाला ऊपर है। इधर दायां वाला नीचे, बायां वाला ऊपर। और फिर देखिएगा ये वाले में देखिए 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर इधर साइड वाले को नीचे कर दिया इन्होंने। यही खेल है यहाँ पे, इसको हाइड्रोजन नीचे और ये वाले को ऊपर। ठीक है, तो कैसे हुआ देखिएगा ज़रा, यहाँ पे देखिए भैया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसको आप बायां वाला जो है ऊपर करिएगा H, और दायां वाला नीचे। फिर यहाँ पे आपका ये ऊपर H और यहाँ पे OH नीचे, फिर नीचे आपका H और ऊपर गया OH। नंबरिंग भी कर दूँ ना मैं आपको, नंबरिंग भी कर दूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो कुछ। देखिए एक बार मैं इस कलम से नंबरिंग कर देता हूँ। ये नंबर 1 2 3 4, ये 5। ठीक है भैया, चलिए तो तीसरे नंबर की कहानी चल रही है अभी। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ये नंबर 6। ठीक है भैया, चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एकदम दिमाग लगा के देखिए भैया। यहाँ पे चौथे नंबर पे आइए ना, 4 नंबर का, 4 नंबर का इधर OH नीचे हो जाएगा ना, OH नीचे और H ऊपर।
और यहाँ 5 नंबर में यहाँ पे आपका H नीचे रहता है और जो CH2OH है वो ऊपर रहता है, वो आपका 6वां नंबर रहता है। तो ये भैया आपकी है ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना। कौन सी संरचना है? इसको बोलते हैं पायरेनोस संरचना, ठीक है। और अगर यही आपको बीटा का बनाना रहता, अगर आपको यही बीटा डी ग्लूकोज का बनाना रहता तो आपका OH इधर साइड में चला जाता कि नहीं जाता? तो ये OH आपका यहाँ से ऊपर चला जाता, बस यही अंतर होता, बाकी सब कहानी वही रहती। तो आपको मैंने अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज की खुली संरचना, चक्रीय संरचना, सबकी संरचना बता दी आपको। मैंने आपको सिंपल संरचना भी बता दी, फिशर प्रक्षेपक भी बता दिया, पायरेनोस भी बता दिया, ठीक है। आराम से आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि नहीं? और अगर समझ में आ गया होगा तो ज़रा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। इसी यूट्यूब को लगता है भैया इनकी वीडियो चल ही नहीं रही है, और आप लोग चलाएंगे तभी तो चलेगी ना, बोलिए, कमेंट तो किया करिए एक बार। चलिए भैया, आपने समझ लिया इसको टोटली पूरा ग्लूकोज के बारे में। अब हम आ जाएंगे, कुछ बातें कर लेंगे भैया ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में बातें कर लेंगे जी? ग्लूकोज के बारे में हम लोग बातें कर लेंगे। एक बात मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको शर्करा पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा पे, ठीक है भैया। देखिए, जो आपकी अपचायक शर्करा होती है, जो टालन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन के द्वारा अपचयित हो जाती है, मतलब ऑक्सीकृत हो जाती है। अगर अपने ऑक्सीकृत होगी तो उसको अपचयित करेगी ना, तो जो टालन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन को अपचयित कर देती है, अपचायक शर्करा कहलाती है। जैसे आपका हो गया ग्लूकोज, जैसे आपका हो गया फ्रक्टोज, जैसे आपका हो गया लैक्टोज। जैसे हो गया आपका ग्लूकोज, जैसे आपका हो गया फ्रक्टोज, जैसे आपका हो गया लैक्टोज, ठीक है भैया, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अनअपचायक शर्करा क्या है? अनअपचायक शर्करा जो टालन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करती है, क्या कहलाती भैया? अनअपचायक शर्करा कहलाती है, ठीक है। और आपका जो अपचायक है, अपचायक के उदाहरण माल्टोज आता है, इसको लिख लीजिए। एक बार आपसे बहुविकल्पी में पूछा गया, जरूर लिख लीजिएगा इसको। इंपॉर्टेंट सवाल भैया, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिए इसको, गांठ बांध लीजिए, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए आप लोग, ये आपने लिख लिया अपचायक, अनअपचायक शर्करा आपने लिख लिया ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अनअपचायक में कौन कौन सा आपका आ जाएगा? अनअपचायक में आपका सुक्रोज आ जाएगा, सुक्रोज के बाद आपका आ जाएगा लैक्टोज, तो आपका अपचायक में ही है, सुक्रोज अनअपचायक में है, सुक्रोज अनअपचायक में है, ठीक है भैया। सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड, सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड आपके अनअपचायक में आते हैं और बाकी लोग अपचायक शर्करा में आते हैं। तो एक बात जरा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। चलिए भैया, अब आपको मैं बात करूँगा यहाँ पे ग्लूकोज को लेकर, जरा मैं बात करूँगा ग्लूकोज को लेकर। हम लोग पकड़ेंगे ग्लूकोज को, तो आप लोग ग्लूकोज के बारे में जरा जान लीजिए। संरचना तो मैंने बता दिया आपको। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है भैया। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। और फिर आप जब ग्लूकोज की बात करेंगे तो जो ग्लूकोज होता है आपका, ग्लूकोज एक डेक्सट्रोज होता है, ग्लूकोज एक डेक्सट्रोज होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ग्लूकोज एक डेक्सट्रोज होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे मैं एक बात बताऊँगा आपको, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ये देखिएगा रक्त, मानव का रक्त, मानव का रक्त, जो मानव का रक्त है भैया, मानव के रक्त में लगभग 0.3% ग्लूकोज पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.3% ग्लूकोज पाया जाता है। देखिए मैं डेटा एक बार देख लेता हूँ, जिससे दिक्कत ना होने पाए, पता चला मैं जल्दी फ्लो में गलत बोल दिया, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ डेटा एक बार। उसका जो आपका मूत्र है या यूरिन है, यूरिन, ठीक है, तो यूरिन में भी कम मात्रा में पाया जाता है, यूरिन में भी कम मात्रा में भी पाया जाता है ये। परंतु जो आपके शुगर रोगी हैं, शुगर, जिनको शुगर हुआ रहता है, शुगर रोगी के यूरिन में ये लगभग 10% पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसको, रक्त में कितना पाया जाता है और शुगर के रोगी में कितना पाया जाता है, ठीक है भैया। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णन है। कौन सा जी? दक्षिण ध्रुवण घूर्णन है, ठीक है भैया। जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज यहाँ से आपका एक बार अल्फा में बदलता है और एक बार आपका बीटा में बदलता है। एक बार भैया आपका अल्फा में बदलता है और एक बार बीटा में बदलता है। तो इधर आपका अल्फा डी ग्लूकोज होता है और इधर आपका बीटा डी ग्लूकोज होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो ग्लूकोज होता है ये परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। क्या करता है जी? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। कैसा है जी? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, याद रखिएगा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ग्लूकोज कैसा पदार्थ है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इसके चिन्ह को प्लस से प्रदर्शित करते हैं, प्लस से। अब इसका परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कितना होता है देखिए,
अगर आपसे पूछा गया ग्लूकोज का विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन 52.5 अंश, ग्लूकोज का विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन 52.5 अंश, मतलब अगर आपको समतल ध्रुवित प्रकाश लेके जा रहा है, जैसे सीधा है समतल ध्रुवित प्रकाश जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये उसके प्रकाश के तल को 52.5 अंश पर ऐसे घुमा देगा, ऐसे इधर, मतलब यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे घुमा देगा ऐसे 52.5 अंश पे, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें ना, अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो इसका होता है भैया +111 अंश। कितना होता है? +111 अंश। और ये जो होता है आपका जो विलयन बना होता है भैया, विलयन जो होता है एल्कोहल के क्रिस्टलन से बनता है। ये किसके क्रिस्टलन से? एल्कोहल के क्रिस्टलन से। देखिए ये पूछा गया सवाल है एक बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एल्कोहल के क्रिस्टलन से जो अल्फा डी ग्लूकोज बनता है इसका 111 होता है। और एक जो बीटा डी ग्लूकोज है ना आपका, बीटा डी ग्लूकोज है, ये भैया आपका बनता है पिरिडीन से, पिरिडीन के क्रिस्टलन से बनता है, पिरिडीन से क्रिस्टलन द्वारा बनता है। जो पिरिडीन से क्रिस्टलन द्वारा बनता है इसका होता है भैया आपका +19 अंश। कितना अंश होता है? +19 अंश, मतलब +111 अंश ताजे बने जली विलयन का होता है। ताज़ा होता है तब कुछ देर छोड़ देंगे 52.5 पे चला जाएगा। ये भी ताज़ा होता है तब कुछ देर छोड़ देंगे 52.5 पे चला जाएगा। एल्कोहल से बनाएंगे 111, पिरिडीन से बनाएंगे +19, पिरिडीन से बनाएंगे +19। ये भैया आपके ग्लूकोज की कहानी है। और मैंने आपको बोला दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, मतलब आपका घड़ी की दिशा में दाईं ओर घुमाता है। किसको? प्रकाश के ध्रुवण तल को। बस अगर पूछा गया ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ है, इसका अर्थ क्या है? तो यह प्रकाश के ध्रुवण तल को दक्षिणावर्त अर्थात दाईं ओर घुमा देता है, इसीलिए इसे हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। और इसका विशिष्ट घूर्णन +52.5 अंश होता है। यह आपका क्या बोलते हैं? परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है, जिसके एल्कोहल से बने ताजे विलयन का +111 अंश और पिरिडीन से बने ताजे विलयन का +19 अंश, जो कुछ देर के बाद 52.5 पर अस्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? अस्थायी हो जाता है। ठीक है ना, ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब उसके बाद ग्लूकोज के बारे में कुछ और बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। ग्लूकोज के बारे में कुछ और बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहला आपका ग्लूकोज में आपके 5 OH समूह होते हैं, 5 OH समूह होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। 5 OH समूह में आपके 4 द्वितीयक कार्बन वाले होते हैं, 4 जो हैं आपके द्वितीयक कार्बन वाले होते हैं। और जबकि एक जो है एक जो होता है भैया वो प्राथमिक कार्बन वाला होता है। तो आपको इसको दिमाग में रखना चाहिए, एक जो है प्राथमिक कार्बन वाला होता है। और उसके बाद याद रखिएगा ग्लूकोज में 4 असममित कार्बन होते हैं। अभी आपको समझाने का टाइम है नहीं, बस आप इसको रट लीजिएगा। ग्लूकोज में 4 असममित कार्बन होते हैं, चाहे आपका ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, दोनों में 4 असममित कार्बन होते हैं। मतलब CHO और CH2OH के बीच जो होता है ना, पूरा का पूरा चारों आपका असममित ही होता है। क्या होता है भैया? असममित होता है। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ग्लूकोज की हो गई कहानी। और फिर ग्लूकोज में एक चीज़ होता है, ग्लूकोज में एक CHO ग्रुप होता है, आपका CHO ग्रुप होता है, जिनकी पहचान आपको करनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब ग्लूकोज के आप OH ग्रुप की पहचान करेंगे, ग्लूकोज के आप OH ग्रुप की पहचान करेंगे तो आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। जब ग्लूकोज के OH ग्रुप की पहचान करेंगे, एक तो आप इसकी PCl5 से क्रिया करा दीजिए, दूसरा आपकी CH3COCl से क्रिया करा दीजिए। बस इसमें आपका जो है Cl निकल जाता है बाहर उसके OH के H के साथ, पांचों OH के H के साथ, ठीक है ना, और बाकी जाके सीधा सीधा जुड़ जाता है। और फिर आपका देखिएगा एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दीजिएगा, जिसे आप बोलते हैं CH3CO2O, या मैं जब इसकी संरचना बनाता हूँ तो ये बनती है, ये CH3COOCO और फिर CH3, ठीक है। तो जो आपका ग्लूकोज का H है ना, H है, वो इतने लोग को लेके निकल जाता है बाहर। देखिएगा ग्लूकोज का H इतने लोग को निकल जाता है लेके बाहर, मतलब CH3COOH को बाहर निकाल देता है, और बाकी बचे हिस्से को, जैसे इसमें देखिए, जैसे इसमें इतना जुड़ रहा था ना, वैसे इसमें भी इतना ही जुड़ जाता है। तो ये आपका हो जाता है OH समूह का परीक्षण। 3 रिएक्शन आप करा सकते हैं। ये वाला आपसे कई बार पूछा गया अलग से भी, जब एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो क्या होता है। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए, जब आपको इसका CHO ग्रुप का परीक्षण करना है, CHO ग्रुप का, तो जब आप CHO ग्रुप का परीक्षण करने जाइए तो इसका ब्रोमीन जल से क्रिया करा दीजिएगा, ब्रोमीन जल से। तो ब्रोमीन जल से भैया इनका हो जाता है ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। और टोटल बस यही COOH हो जाता है, और बाकी के सब नीचे वही रहते हैं, बाकी के सब नीचे वही रहते हैं। तो CHOH लिख के यहाँ पे 4 लिख दिया जाता है और CH2OH लिख दिया जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि ग्लूकोज की संरचना जो होती है उसको ऐसे भी दिखाते हैं, देखिएगा, चारों CHOH को एक साथ और नीचे आपका CH2OH ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जैसे ही हम इसकी ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं
तो तुरंत ही ये आपका बदल जाता है भैया COOH में। किसमें? COOH में। और CHOH 4 बार और नीचे आपका CH2OH, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं भैया? ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहीं पे आपसे अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज में अंतर पूछ लिया गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज में अंतर आपसे पूछ लिया गया, तो आप क्या करेंगे? ग्लूकोज फ्रक्टोज में अगर आपसे अंतर पूछा गया तो आप यहीं पे लिख देंगे कि ग्लूकोज ब्रोमीन जल से क्रिया करके ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, जबकि फ्रक्टोज ब्रोमीन जल से क्रिया ही नहीं करता है। अंतर हो गया आपका। फ्रक्टोज ब्रोमीन जल से क्रिया नहीं करता है, ये आपका अंतर हो गया। ठीक है भैया, चलिए। और फिर आपका ये तो आप जानते ही हैं, CHO पे CHOH, इसकी HCN से क्रिया आप जानते ही हैं, HCN से क्रिया। फिर आपका NH2OH से क्रिया, NH2OH से क्रिया। तो मैंने कहा था ना आपसे, NH2OH की क्रिया CHO पे एक ही तरह से होती है। यहाँ पे दोनों जो H2 हैं इसके O को निकल कर फरार हो जाते हैं, और जो आपका CH है वो डबल बॉन्ड NOH बन के जुड़ जाता है। और फिर आपका यहाँ पे CHOH 4 बार और यहाँ पे आपका CH2OH। और मैंने आपको 5-6 कंपाउंड बताए थे जो एक ही तरह की रिएक्शन देते हैं। यहाँ पे आपका OH की जगह कुछ भी आ सकता है, OH की जगह कुछ भी आ सकता है आपका, याद रखिएगा। NH2 भी आ सकता है, NHC6H5 भी आ सकता है, जिसे आप फेनिल हाइड्रोजन बोलते हैं। परंतु फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया इसकी 2 पदों में हो जाती है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसमें बनता है आपका ओसाजोन, याद रखिए। उसके बाद आपको मैं बहुत सारी बातें इसमें अभी नहीं बताने वाला हूँ। बाकी की बची हुई बात मैं आपको कल की क्लास या आज शाम की लाइव क्लास में अभी मैं कर लूँगा, जो आपकी बची हुई बातें होंगी। लेकिन आपको मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आपका इससे काम हो चुका है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। अगर आपसे अलग पूछा गया तो मैं आज शाम की अभी 11 बजे की लाइव क्लास में आपसे बातें कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी 10th की आर्ट की क्लास और सोशल साइंस की क्लास लेने जा रहा हूँ। बाकी की चर्चा अभी हम लोग 11 बजे के बाद कर लेंगे। ठीक है भैया, तब तक नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।